हेलो फ्रेंड्स, मैं मुद्रा बैंकिंग का पार्ट 3 लेकर आई हूँ। ठीक है, इसमें हम 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला है मुद्रा पूर्ति की परिभाषा और इसके घटक। ठीक है, कि मुद्रा की पूर्ति क्या है और इसके क्या क्या घटक है। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो है केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण के उपाय। ठीक है, कि केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण कैसे करता है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है मुद्रा पूर्ति की डेफिनेशन। ठीक है, मुद्रा पूर्ति किसे कहते हैं। मुद्रा पूर्ति किसी विशेष समय में या किसी निश्चित समय पर एक देश के नागरिकों द्वारा अपने पास रखी मुद्रा के स्टॉक से। देखिए, एक देश के जो नागरिक होते हैं वो एक निश्चित समय में, मतलब एक फिक्स टाइम पीरियड में उनके पास जो कुल जमा राशि है उनकी, ठीक है, उसे हम मुद्रा की पूर्ति कहेंगे। वो जमा राशि चाहे वो उनके पास हो, ठीक है, या वो उनके बैंक में किसी भी तरह की जमा है, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट्स में है या फिक्स डिपॉजिट के रूप में है। ठीक है, तो मुद्रा की पूर्ति से किसी विशेष समय में एक देश के नागरिकों द्वारा अपने पास रखी मुद्रा के स्टॉक से। ठीक है, मतलब एक विशेष समय में एक देश के नागरिकों के पास मुद्रा की कुल मात्रा, मुद्रा स्टॉक कहलाते, मुद्रा की पूर्ति कहलाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार दोबारा बताती हूँ फिर भी। मुद्रा की पूर्ति से अभिप्राय किसी विशेष समय पर एक देश के नागरिकों द्वारा अपने पास रखी मुद्रा के स्टॉक से। एक निश्चित समय में एक देश के नागरिकों के पास जो मुद्रा है वो मुद्रा पूर्ति कहलाएगी। अब इसके कुछ घटक होते हैं, ठीक है, जिसे हम M1, M2 और M3 के जरिए बताते हैं। पहला होता है M1। ठीक है, अब M1 में किस किस चीज को लेते हैं, इसको हम लेते हैं C प्लस DD प्लस OD। ठीक है, अब C मतलब क्या है, जनता के पास करेंसी। ठीक है, लोगों के पास वो जमा जो उनके पास है। देखो, हमारी सैलरी आती है, हम अपनी पूरी की पूरी सैलरी तो बैंक में जमा नहीं कराते, हम कुछ करेंसी जो है अपने पास रख लेते हैं अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए। ठीक है, तो ये वही है जनता के पास करेंसी, जो उन्होंने कहीं सेव करके नहीं, मतलब कहीं बैंक में या फिक्स डिपॉजिट नहीं कराया, जो उनके पास कैश के रूप में मौजूद है। ठीक है, सी समझ में आया, जनता के पास करेंसी। नेक्स्ट है DD, मतलब बैंकों के पास मांग जमा। वो पैसे जो हमने बैंकों में जमा कराए हैं, मांग जमा वो होती है जो हम कभी भी बैंक से प्राप्त कर सकते हैं अपनी जमा राशि को। ठीक है, तो DD बैंकों में जो जमा है वो। अभी तक है C और DD। C जो आपके पास इस टाइम मौजूद करेंसी है वो। ठीक है, दूसरा DD जो आपने बैंकों में पैसे जमा कराए हैं वो। नेक्स्ट है OD। ठीक है, OD केंद्रीय बैंक के पास जमा है। ठीक है, क्योंकि जो बैंक होते हैं वो भी कुछ % पैसे केंद्रीय बैंक में जमा कराते हैं CRR और SLR के रूप में। ठीक है, तो वो बैंकों के पास जमा है। ठीक है, तो ये होता है पहला मुद्रा पूर्ति का घटक M1, जिसमें C प्लस DD प्लस OD आता है। ठीक है, जनता के पास करेंसी, बैंक के पास जमा है और केंद्रीय बैंक के पास जमा है। ये सब मुद्रा पूर्ति के घटक है। नेक्स्ट है M2। ठीक है, इसमें देखिए M1 वाले सारे आ जाते हैं, मतलब C प्लस DD प्लस OD। ठीक है, इसके अलावा जो ऐड होता है वो है डाकघर बचत जमा राशियां। वो जमा राशियां जो हमने डाकघर में जमा कराई हैं। तो जैसे बैंक में खाते खुले होते हैं, बैंक लोगों की जमा मांग जमा स्वीकार करता है, ऐसे डाकघर में भी लोगों के जमा खाते होते हैं, तो उसमें जमा राशि को इसमें ऐड किया जाता है। ठीक है, तो M1 वाली सारी प्लस डाकघर में जमा राशि, इनको मिलाकर बनता है M2। ठीक है, मुद्रा पूर्ति का दूसरा घटक। अब नेक्स्ट है M3। M3 में M1 की सारी, ठीक है, M2 नहीं है, याद रखना M1। इसका मतलब वही C प्लस DD प्लस OD। ठीक है, इसका मतलब इसमें डाकघर की बचत जमाओं को हम शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, M1 प्लस बैंक के पास जमा सावधि जमा है। देखो, नोटिस किया आपने, पहले थे DD में बैंकों के पास जमा मांग जमा है, वो मांग जमा है जो हम कभी भी निकाल सकते हैं, बट इसमें मांग जमा तो शामिल है। ठीक है, क्योंकि वो M1 का पार्ट है। प्लस इसमें बैंकों के पास जमा सावधि जमा, मतलब जो हमारी फिक्स डिपॉजिट जमा होती है उसमें इन्हें शामिल किया जाता है। ठीक है, तो जनता के पास जमा है, बैंकों के पास जमा है, केंद्रीय बैंक के पास जमा, प्लस जो हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं वो जमा है। ठीक है, इन सबको मिलाकर बनता है M3।
मुद्रा का तीसरा घटक, मुद्रा पूर्ति का। ठीक है, नेक्स्ट है M4। ठीक है, M4 में M3 वाली सारी, क्या M1 वाली आ गई सारी जनता के, इसमें सारी जितनी भी तरह की जमाएं वो सारी आ जाती है। तो M1 वाली आ गई जनता के पास, बैंकों के पास मांग जमाएं, केंद्रीय बैंक के पास मांग जमाएं। ठीक है, प्लस जो हमारी फिक्स डिपॉजिट है वो भी आ गई। ठीक है, M3 के अंदर। फिर है डाक बचत, क्योंकि इसमें M2 वाली डाक बचत बच गई थी, वो भी इसमें ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो डाकघर बचत संगठनों के पास जमाएं। ठीक है, शॉर्ट में से हम बोल सकते हैं M3 प्लस, ठीक है, तो शॉर्ट में M3 प्लस M2। ठीक है, M3 वाली सारी आ जाएंगी और M2 वाली। ठीक है, तो बन जाएगा M4। ठीक है, M4 एक बार दोबारा बताती हूँ। M4 में M3 वाली सारी, मतलब M3 में M1 है, जनता के पास करेंसी मांग जमाएं। ठीक है, और केंद्रीय बैंक वाली। उसके बाद केंद्रीय बैंक के बैंकों के पास जो हमारी साफ थी फिक्स डिपॉजिट जमा है वो भी आ गई। ठीक है, प्लस जो डाकघरों में हम बचत जमा करते हैं वो भी। ठीक है, तो सारी जमाएं जब आ जाती हैं वो M4 का हिस्सा बन जाती हैं। ठीक है, तो M3 प्लस M2। ठीक है, तो ये M4 में सारी जमाएं आ जाएंगी। ठीक है, मुद्रा की पूर्ति के घटक है सारे, M1, M2, M3, M4। ठीक है, M1 में याद रख लेना C प्लस DD प्लस OD। ठीक है, फिर M2 में M1 सारी आ जाएंगे प्लस डाकघर की बचत जमाएं। ठीक है, फिर M3 में M1 की सारी। ठीक है, इसमें डाकघर को हटा के बैंकों के पास जो हमारे फिक्स डिपॉजिट है उनको ऐड कर लिया जाता है, वो बन गए M3। फिर नेक्स्ट M4 में M3 की सारी। ठीक है, मतलब C प्लस DD प्लस OD। ठीक है, प्लस बैंकों के पास सावधि जमाएं और डाकघर के पास बचत जमाएं। ठीक है, ये था मुद्रा की पूर्ति और उसके घटक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण का कार्य कैसे किया जाता है। ठीक है, केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करती है। लास्ट मैंने बताया था आपको वीडियो में जब केंद्रीय बैंक के कार्य बताए थे। ठीक है, अब वो साख नियंत्रण कैसे करती है। केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य व्यावसायिक बैंकों की साख निर्माण की शक्ति को नियंत्रित करना है। ठीक है, अब वो केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंक की साख निर्माण की प्रक्रिया को कैसे नियंत्रित करती है, इसके कुछ उपाय हैं। पहला है बैंक दर में परिवर्तन। ये वो दर होती है जिस पर बैंक हमें पैसे उधार देती है, जिसे हम ब्याज दर भी कहते हैं। ठीक है, तो बैंक दर में परिवर्तन करके। ठीक है, केंद्रीय बैंक जो है वाणिज्य बैंकों को समय समय पर निर्देश देते हैं कि कब उसे बैंक दरों में वृद्धि करनी है और कब उसे बैंक दरों में कमी करनी है। जैसा अब का टाइम जो चल रहा है, जहां हमारी इकोनॉमिक्स बहुत लो जा रही है। ठीक है, तो केंद्रीय बैंक ने बैंकों को बैंक दर में परिवर्तन करने के लिए कहा है। ठीक है, तो ऐसी जब सिचुएशन को देखकर, ठीक है, मंदी का टाइम है, ठीक है, या तेजी का टाइम है, उस समय के हिसाब से, ठीक है, मतलब उसे मुद्रा ऋणों की दर में परिवर्तन करना है। ठीक है, मतलब वो चाहती है कि बाजार में मांग बढ़े या कम हो, उस हिसाब से बैंक दर को निर्धारित कर। अगर वो बैंक दरों में वृद्धि कर देगी, ठीक है, इसका मतलब जो हम लोन ले रहे हैं वो महंगे हो जाएंगे और लोग जो है वो लोन लेना कम कर देंगे। ठीक है, तो एक तो ठीक है, जब वो लोन लेना कम कर देंगे तो साख निर्माण की प्रक्रिया उनकी धीमी पड़ जाएगी। ऐसे अगर वो जो ब्याज दर है उसे कम कर देती है, ठीक है, इसका मतलब लोगों को जो बैंक है से पैसे लेने पे जो लोन की जो दर है वो कम हो जाएगी, तो ऐसे में वो लोन ज़्यादा लेंगे, इससे साख निर्माण की प्रक्रिया उनकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ब्याज दर में कमी करके या ज़्यादा करके ये बैंकों के साख निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है खुले बाजार की प्रक्रिया, इसे OMO कहते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। OMO में जो केंद्रीय बैंक होता है वो सरकारी प्रतिभूतियों की खरीदी और बिक्री करता है। सरकारी प्रतिभूतियां मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के पेपर हो गए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए, इनकी खरीदी और बिक्री करता है। ये खरीदी और बिक्री सिर्फ केंद्रीय बैंक और वाणिज्य बैंकों के बीच में होती है। ठीक है, अब देखो, अगर खुले बाजार की प्रतिक्रिया मतलब अगर वो सरकारी प्रतिभूतियां केंद्रीय बैंक बेचता है, ठीक है, तो वाणिज्य बैंक उसे खरीदेगा। ठीक है, उसे खरीदने में वो अपना पैसा केंद्रीय बैंक को दे देगा, जिससे उनके ऋण देने की पावर कम हो जाएगी। ठीक है, जब बैंक कभी मुसीबत में होता है
तो वो इन्हीं सरकारी प्रतिभूतियों को वापस केंद्रीय बैंक के पास बेच सकता है। जब वो बेचेगा तो उसे केंद्रीय बैंक से पैसे मिलेंगे, ऐसे में उसकी जो ऋण देने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो केंद्रीय बैंक सरकारी प्रतिभूतियों की खरीदी और बिक्री करता है। जब खरीदेगा तो बैंकों के ऋण देने की पावर बढ़ जाएगी, जब बेचेगा तो ऋण देने की पावर कम हो जाएगी। खरीदता इसीलिए ताकि जब उसे कभी पैसों की जरूरत हो, ठीक है, बैंक कंगाल चल रहा हो या बैंक में पैसों की कमी हो, तो केंद्रीय बैंक को बेचकर ऋणों की पूर्ति कर सके। ठीक है, तो खुले बाजार की प्रतिक्रिया, इसमें सरकारी प्रतिभूतियां गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है, जिससे केंद्रीय बैंक नियंत्रित करती है। इसके जरिए वाणिज्य बैंकों के ऋण देने की क्षमता प्रभावित होती है। नेक्स्ट है सुरक्षित कोष अनुपात, CRR और SLR। ठीक है, जो एक फिक्स रेशियो ने या फिक्स जो तरल मुद्रा है वो उन्हें अपने पास रखनी पड़ती है। अब मान लो केंद्रीय बैंक ने CRR बढ़ा दी, ठीक है, तो CRR बढ़ाने पर केंद्रीय बैंक को अब ज्यादा पैसे अपने पास तरल मतलब कैश के रूप में रखने पड़ेंगे, जिससे उनके ऋण देने की क्षमता कम हो जाएगी। और CRR अगर कम कर देता है, इसका मतलब उन्हें अब कैश में कम रखना है, जिससे उनकी ऋण देने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, तो सुरक्षित कोष अनुपात में परिवर्तन करके इस अनुपात को बढ़ाकर या घटाकर वो उनके ऋण देने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। अगर कम करा तो ऋण देने की क्षमता बढ़ जाएगी, अगर यह अनुपात बढ़ा दिया तो ऋण देने की क्षमता कम हो जाएगी। नैतिक दबाव, ठीक है, नैतिक दबाव केंद्रीय बैंक जो है वाणिज्य बैंक पर हमेशा नजर रखती है, उसके हर क्रियाकलाप पर वो नजर रखती है और उसको अपनी मनमानी करने से रोकती है। ठीक है, और उस पर नैतिक दबाव या डिसीजन लेने के लिए वो प्रभावित करती रहती है, उसे किस समय क्या डिसीजन लेना चाहिए। जैसे इसका करंटली आप देख सकते हो, इस टाइम केंद्रीय बैंक ने ऑर्डर दिया है कि बैंक किसी से भी, ठीक है, इन्होंने उनसे लोन ले रखा है, किसी भी तरह की किस्त का इस टाइम दबाव नहीं डालेगी। ठीक है, इसका मतलब जब जरूरत पड़ने पर वो नैतिक दबाव उन पर डालती, जैसे इस टाइम बैंकों के ऊपर नैतिक दबाव है, वो किसी से जबरदस्ती, ठीक है, ऋण की वसूली नहीं कर सकते। इसी तरह से वो केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों पर नियंत्रण रखती है और समय समय पर उन पर नैतिक दबाव बनाती है, ठीक है, ताकि वो ठीक से कार्य कर सके। और ये नैतिक दबाव जो है लोगों की भलाई के लिए ही किए जाते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय बैंक जो है बैंक दर में परिवर्तन करके, खुले बाजार की प्रक्रिया के द्वारा, सुरक्षित कोष अनुपात में परिवर्तन करके और नैतिक दबाव बनाकर वाणिज्य बैंक की, ठीक है, साख निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित करता है। बैंक दर में वृद्धि या कमी करके, ठीक है, खुले बाजार की प्रतिक्रिया को बेचकर और खरीदकर, सुरक्षित कोष अनुपात को बढ़ाकर या घटाकर और नैतिक दबाव बनाकर। ठीक है, आज ये 2 क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आज चैप्टर मुद्रा और बैंकिंग आज पूरा हो गया। ठीक है, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर लेकर आऊंगी इसका।